तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस कार्यशाला में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और मेरे साथियों का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यशाला में जुड़ने के लिए। और हमारी जो ये कार्यशाला है आज, उसका विषय है मियावाकी पद्धति से फॉरेस्ट या जंगल किस तरह से विकसित किए जाते हैं, इस पर एक व्यापक समझ हमारी बन सके, इस संबंध में आज की ये कार्यशाला हम आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यशाला में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे राजस्थान के एक बहुत युवा शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मियावाकी पद्धति पर काम किया है और मियावाकी पद्धति को अमल में लाते हुए, उस पर काम करते हुए उन्होंने पेड़ नहीं लगाए हैं, उन्होंने जंगल विकसित किए हैं। तो जंगल, जब लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, तब जंगल लगाना कितना महत्वपूर्ण होता है और जंगल लगाने से हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो किस तरह से हमारे लिए और ज्यादा लाभदायक बनता है, ये समझ विकसित हम करेंगे विनोद लामरोर जी के साथ, उनसे बातचीत करके। तो इस कड़ी में उन्होंने हमें कुछ वीडियो भेजे हैं, तो हम पहले देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह का जंगल बनाया है। हालांकि ये वीडियो सर ने मुझे अभी अभी भेजे थे थोड़ी देर पहले ही, और मैंने भी देखे नहीं हैं। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा कि हम सब उन वीडियो को देखें और सर का जो काम है कि किस तरह से उन्होंने जंगल विकसित किए हैं, इसको हम महसूस करें। एक सेकेंड, थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि एक सेकेंड आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है। हिमांशु जी, आप मुझे बताएं। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। जी जी, तो इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह का एक वीडियो है। और मुझे ध्यान है कि ये वीडियो शायद मैं फेसबुक पर देख चुका हूँ। और अगर आवाज सब तक आ रही है तो आप उसकी आवाज को भी महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला वीडियो था और मैं समझता हूँ विद्यार्थियों ने इसको देखा होगा और महसूस किया होगा। सर ये बीच तो में लकड़ियाँ क्यों लगा रखी है? हाँ हाँ, वो अभी हम सवालों पर बाद में पहुंचेंगे, लेकिन आपसे कुछ सवाल हैं। पहले तो आप अपने सवाल अपने मन में रखिए, अभी उनके सबके जवाब हम कोशिश करेंगे कि हम लेते रहें। तो अभी मैं बल्कि ये सवाल पूछना चाहता हूँ कुछ विद्यार्थियों से कि अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने क्या महसूस किया? तो आपने वहाँ क्या का देखा और वातावरण। क्या महसूस किया? रजनदीप कौर, आपने वीडियो देखा? जी सर। हाँ, तो इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि क्या आपने देखा, क्या महसूस किया, कैसा लगा आपको? फिर हम दूसरा सर वीडियो पहले तो देखेंगे। हम ये बताना हाँ जी सर। सर हम ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि सर ऐसे काफी क्षेत्र हैं और ऐसे काफी लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए काफी सर जो मतलब कि प्रयास कर रहे हैं। और हम्म। मैं ये वीडियो देख के यह कहना चाहूंगी सर, ऐसे सभी लोगों को ऐसा बनना चाहिए
कि वह भी इस जो ये काम चल रहा है सर, इसमें अपनी भागीदारी दें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने कुछ आवाजें सुनी क्या इस दौरान, इस वीडियो के दौरान? नहीं सर, आवाज साउंड नहीं आ रहा था सर। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा था, तो आवाज किसने सुनी वो बताएंगे। इस वीडियो को जब चलाया गया तो कुछ आवाजें आ रही थी आपको? सर पक्षियों की। पक्षियों की आवाज आ रही थी, है ना? तो एक बहुत अच्छा वातावरण, सुरम्य वातावरण, मधुर चहचहाट जो पक्षियों की है, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से सुनी। और एक वीडियो और मैं चला देता हूं इतने। एक वीडियो और चलाते हैं। और विनोद जी वैसे पहुंच गए हैं शायद अपने क्षेत्र में, लेकिन एक वीडियो हम विनोद जी के साथ देख लेते हैं और फिर उन्हीं से समझेंगे कि इस वीडियो में क्या चीज है और कैसा वातावरण निर्मित हुआ है। जी। ये बहुत छोटा वीडियो था और बहुत छोटे से वीडियो में बहुत सारी बातें इसमें कह दी गई हैं। अभी हम बाहर आ गए हैं शायद मीटिंग से, तो अभी इस मीटिंग को दोबारा शुरू करते हैं। वैसे मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं विनोद लामरोड हूँ, खारिया खंगार मेरा गांव है और मैं यहाँ सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से टीचर हूँ। पढ़ाई के साथ साथ में ये मेरा पुराना शौक था। जिस टीम के साथ में मैं काम कर रहा था वो सभी टीम ने अपना अपना एक एक विषय सब्जेक्ट पकड़ रखा था, जिसमें अपन को कुछ समाज को करके दिखाना होता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर्यावरण को चूज किया और उसको चूज करके ये मेवा की पैटर्न से मैंने यहाँ अपने गांव में एक फॉरेस्ट तैयार किया है, सर जिसमें आपका अभी शायद कैमरा 5,000। बंद हो गया है सर, तो आप अपना कैमरा एक बार चालू कर लें ताकि हम आपको देख सकें। जी सर, मेरी आवाज तो आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज आ आवाज आ रही रही है है। सर आपकी। हम्म। आपका कैमरा शायद बंद है। ये तकनीकी थोड़े से माध्यम ऐसे ही होते हैं। जैसे अभी मैं बंद करना चाह रहा था वीडियो को और वो मीटिंग बंद हो गई थी है ना, तो मैं ही लेफ्ट हो गया था। तो विनोद लमरोर जी से आग्रह है कि वो, हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। तो सर आप अपनी जी बात सर। कहें सर। जी सर, तो मैं अपना परिचय दे रहा था सर। मैं विनोद लामरोड हूँ और यहाँ सरकारी अध्यापक हूँ। जी। और हमने एक राजस्थान भर में एक अच्छी टीम के साथ में काम किया है और उस टीम का अपना अपना चॉइस के हिसाब से सभी को कुछ करके दिखाना था। तो मेरा ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था पर्यावरण और इसमें मैंने अपने गांव में एक 5,000 प्लांटेशन का फॉरेस्ट तैयार किया है। जी सर। बहुत बढ़िया सर। तो 5,000 पेड़ आपके साथियों ने लगाए हैं पर्यावरण जी को सर। संरक्षित करने के प्रयास के रूप में। जी जी। और कई बार ऐसा होता है कि हम संकल्प लेते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि हम पेड़ लगाते भी हैं लेकिन हम उनकी देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं कई बार।
तो 5,000 पेड़ लगाना पहले बात में एक बहुत बड़ी बात है, और फिर उसके बाद उसकी देखभाल करना और उसे जंगल में तब्दील कर देना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मैं समझता हूँ कि ये एक भगीरथ प्रयास कहा जा सकता है इसको अपने आप में। तो आपने वास्तव में एक बहुत अच्छा काम किया है। तो सर, जैसे जैसे इसका नाम है मियावाकी पद्धति, तो थोड़ा सा, जैसे आपने अपने बारे में तो बताया ही है, तो ये मियावाकी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, इसका क्या मतलब है? हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा इस बारे में आप थोड़ा सा जानकारी देंगे? जी। मियावाकी जापानी बोटनोलॉजिस्ट है। आपने क्या किया था कि वो जापान में जब सुनामी आई थी और वहां पे आपदाएं आती रहती है, तो उन आपदाओं से निपटने के लिए उन लोगों ने ये पता किया कि जिन जगहों पे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट था या इस पैटर्न से जहाँ पे पौधे लगे हुए थे, तो वहां पे उसका असर कम हुआ। तो उस असर को देखते हुए उन्होंने उसी पैटर्न को पकड़ के आगे फॉरेस्टेशन किया। तो ये मेन वर्ड है, जापानी वर्ड है, और बोटनोलॉजिस्ट का नाम है। तो अपन ने अब उनकी पैटर्न को पकड़े। इंडिया में अभी ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है, 3 4 साल 5 साल हुए हैं जिसको यहाँ अपन कर पा रहे हैं। और जैसा मुझे याद आता है कि मन की बात में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले दिनों, या शायद कुछ समय पहले, किसी केरल के एक रमानाथ नाम के, शायद रमानाथ नाम शायद था उनका, उन्होंने भी इस तरह का एक प्रयास किया था, और उन्होंने विद्यावनम नाम से एक जंगल लगाया मियावाकी पद्धति से। तो उन्होंने बड़ी उसकी प्रशंसा की थी, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों में इस बारे में जानकारी आई है। मैं समझता हूँ आप शायद पहले से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस पद्धति से आप परिचित रहे हैं। तो सर, ये पद्धति काम कैसे करती है? पहले तो ये समझें कि ये कैसे, मतलब 5,000 पेड़ लगाना और फिर उनको जीवित रखना, उसकी देखभाल करना और उसको इतना बड़ा जंगल बना देना, ये कैसे संभव है? इसको थोड़ा सा बताएं। जी सर, वैसे सुनने में ये बहुत भारी काम लगता है, और मुझे एक्चुअली मैंने ये महसूस किया है कि ये रियल में 10 पेड़ लगाने जितना भी भारी नहीं है। तो ये तो हो गई मनोबल बढ़ाने वाली बात। अब जी। हमने क्या कर रखा है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब इसकी केयर कैसे करनी होती है। जी। तो हमने ये लिया है टोटली 25 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा, अच्छा। और 1 वर्ग मीटर में हमने 5 पौधे लगाए हैं। ठीक है। उसके बीच में रेन वाटर पाइप लगाया है। जैसे मैं आपको दिखाऊं रेन वाटर जी। पाइप कैसा होता है। जी। जी। ये देखिए, जैसे ये है रेन जी। वाटर पाइप, ठीक है। ये वाला। तो ये क्या करता है कि जब अपन इसके पीछे से मोटर से पानी चलाता है, हम्म। तो ये अपनी दोनों साइड में 4 4 फीट पानी फेंक देता है। अच्छा। 4 4 5 5 फीट। तो 4 और 4 8, 8 और 8 16, एक हम्म। ब्लॉक में 16 फीट के आसपास का पानी चला जाता है। अच्छा। और ऐसा ही दूसरे ब्लॉक में कर रखा है हमने। तो मतलब मोटर से आपने कनेक्ट कर रखा है, और मोटर का स्विच लगाने पर आपके वहां से पानी यस। जो है वो पेड़ों तक पहुंच जाता है। जी जी। तो मतलब अपने को हाथ से पानी नहीं देना पड़ता है एक एक पौधे तक जा हाँ, करके। एक एक पौधे को जाके पानी नहीं देना होता है। ठीक है। सर इसकी देखभाल और आप करते हैं, आपके साथ कोई टीम भी है? सर ऐसा है कि टीम तो हर जगह रहती है, लेकिन वहां पे हर किसी एक काम को अगर आपको सुनहरा बनाना है ना, तो वहां पे एक जने को समर्पित रहना होता है। तो उसमें हम्म। आप मेरा नाम जोड़ सकते बहुत बढ़िया। तो इनिशिएटिव इनिशिएटिव तो वो आपका है, और आपके साथ जो साथी हैं आपके, उन्होंने इसमें भरपूर सहयोग दिया है आपका, जिससे इतना हैं। बड़ा एक श्योर श्योर जंगल, सर। इस जंगल आप विकसित कर जैसे सके हैं। आपके साथ में अभी सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं ना, मैंने हाँ जी, हाँ उनको जी। जोड़ने का कारण ये था कि उन्होंने ही मेरे को मतलब शुरू में अंकुरित करवाया। क्या बात ये है, बहुत नर्सरियों बढ़िया। में जाके आए, इन्होंने हम्म। पता किया कि यहाँ पौधे मिल जाएंगे, वो आधा हम्म। काम उन्होंने करके दिया मेरे को। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो 1 साल पहले की कहानी है, जब ये लगाया उससे 1 साल पहले वो रेडी, उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था कैसे करना होगा। अच्छा। अभी तो जैसे मैं समझता हूँ कि हम अलवर में रहते हैं, है ना, अलवर राजस्थान में रहते हैं, और अलवर राजस्थान में बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है, और अ, यमुना नदी का पाट यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, है ना, समतल जी। है, और ओके। रेगिस्तानी भूभाग भी नहीं है ऐसा।
लेकिन आप जैसे अभी आपने बताया खारिया खंगार जोधपुर क्षेत्र में आता है, तो वहां तो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, तो फिर वहां जी किस तरह की चुनौतियां आपको लगी और किस तरह की चुनौतियां हमें आ सकती हैं जब अगर हम अलवर में इस तरह का कोई स्वप्न सजाएं? जी, मैं आपको कैमरे पे लेके थोड़ा दिखाना चाहूंगा। जी। हम्म, ये देखिए, जैसे ये अभी बीच में ट्रैक है, दो साइड में प्लांटेशन है हम्म। और बीच में ये ट्रैक है। तो अब इस जी। ट्रैक में आप देख सकते हैं कि पत्थर है ये, जैसे बिल्कुल है दिखाई ना, दे रहे बिल्कुल पथरीली जैसी जमीन है। ये देखो हार्ड पत्थर है। हैं। हाँ, हाँ। मतलब इन पत्थर को हमें नॉर्मल अगर प्लांटेशन करे तो होगा ही नहीं। हम्म। तो ऐसे में क्या करना होता है कि जमीन भले ही कैसी हो, जमीन एक मात्र निर्दोष मीडिया है। जी। जैसे अभी अपन सुनते हैं ना हाइड्रोपोनिक, वो भी हम्म। क्या है, पानी में भी न्यूट्रिशन डाल के कहीं से भी पैदा कर लो। तो जी। जमीन भी क्या है, कैसी भी हो उसको अपन न्यूट्रिशनल बना सकते हैं। तो अच्छा। पहली बात तो ये कोई चैलेंज नहीं है, कैसी भी मिट्टी हो कैसी भी जमीन हो उसको हम्म। तैयार किया जा सकता है। ठीक है। तो आपने जैसे एक पार्ट होता है पेड़ लाना, जो अभिनव सुरेंद्र जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई हम गए नर्सरी में पेड़ ले आए, लेकिन उससे पहले मतलब उस जमीन को कैसे तैयार किया जाता है, उसमें खाद वगैरह जो है वो किस तरह से बना करके डाली जाती है या कहीं से मंगा करके डाली जाती है या उसमें रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं, तो इस संबंध में भी थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। जी सर, अब शुरुआत कैसे होती है कि अपन हम्म। को अपने आसपास देखना होता है कि भाई अपने लोकल एरिया में कौन से पौधे बगैर पानी के भी हो रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा। जी। मतलब अपने आसपास घूम के देख सकते हैं। हम्म। तो हम अपने तालाब के आसपास घूमे तो हमें पता चला है कि कुछ एक ही पेड़ के आसपास में 1 फीट के अंदर अंदर 3-4 प्लांट्स एक दूसरे के हेल्प से हो रहे थे। हम्म। तो उनको लिस्टेड किया और बाकी बाकी पौधों को अपने अपने इंटरेस्ट से शामिल किया। जी। तो ये तो हो गई पौधों की तैयारी के लिए, यानी हम्म। अपने को 50% पौधे वही लगाने जो अपने एरिया के हो। हम्म। बाकी प्लांट्स अपन अपने इंटरेस्ट से डाल सकते हैं। लगा अब सकते हैं। हाँ जी सर। तो ये हुई पौधों की लिस्टिंग करना, जो अपने लोकल नर्सरी में देसी पौधे हैं उनको प्राथमिकता में रखेंगे। और फिर अगर अपन को लगता है कि भी फैंसी फ्लोरिंग और कुछ खाने के लिए फ्रूट्स के हो, स्कूल्स और कॉलेज में अगर लगते हैं तो अच्छा है। तो फिर मैं बताऊंगा अपने यहाँ क्या कंसेप्ट है। तो ऐसे हम्म। करके अपन पहले लिस्टिंग कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि कहाँ से पौधे लाना है और कहाँ से अवेलेबल होंगे। पूरी लिस्टिंग हो गई, हम्म। उसके बाद में अपन को पहले जमीन तैयार करनी होती है। पौधे वहीं रहने देते हैं और पहले जमीन तैयार करते हैं। जी। अब जमीन का मेन पार्ट क्या है सर, इसको 1 मीटर तक पूरा गहराई तक खोदा जाता है ठीक है। जेसीपी लगा के। अच्छा। ठीक है। अब जेसीपी एक साइड में कितना जाएगी, 8 फीट, हम्म। और दूसरी साइड में 8 फीट, तो 8 और 8 16 फीट में आराम से अपन उस मिट्टी को पूरा बाहर लेके आते हैं। अच्छा। ठीक जैसे है। अपन के यहाँ ये जो ट्रैक है ना, हम्म। इस ट्रैक में मिट्टी लेके आ जाते हैं और दूसरी साइड में भी वो थोड़ी जगह है, तो उधर हम्म। मिट्टी डाल देते हैं, पूरा खाली कर देते हैं। और खाली करके फिर उस मिट्टी में अपन को अब खाली करने का पर्पज क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। जी। जी। क्योंकि हजारों सालों से पड़ी हुई मिट्टी है तो उसकी डेंसिटी बहुत पत्थर जैसी हो रखी है। सख्त हो गई है वो मिट्टी, ऐसा कहा जा सकता है। यस यस। तो उसकी डेंसिटी टूट गई अब। हजारों हम्म। सालों की वो डेंसिटी थी, वो अब पौधों के लिए आराम से जड़ जाने लायक हो गई। फिर हम्म। अब इसमें अपन क्या करते हैं, उसमें गोबर और थोड़ा कचरा जो अपने आसपास अवेलेबल हो, जैसे हम्म। तूड़ी और खराब गौशालाओं में खराब हो रखा कोई चारा हो, जैसे सरसों की वो कुट्टी होती है ना, वो जी। हो सकती है। ऐसे हम्म। करके 8-10 तरह का जितना भी अलग अलग तरह का कचरा अगर मिल रहा हो, तो उस कचरे को और गोबर को, गोबर होना हम्म। चाहिए पूरा ना, ठंडा गोबर, हम्म। खाद उनको टाइप में मिक्स सर। कर, जी, उनको मिक्स कर लेते। तो अब क्या हुआ, तो वो डेंसिटी जो पहले थी वो उससे बहुत ही मतलब बहुत ही ईजी हो गया। अगर जड़ अंदर घुस जाए, अब उसको फिर से फिल भरवा देते हैं, वापस तो उसको करवा देते हैं। मिट्टी में मिला करके और फिर उसमें भरवा देते हैं। हाँ, वापस भर देते हैं। अब जी। अंदर जेसीबी को अंदर नहीं भेजेंगे, जी। सारा काम बाहर से होता है। अब अंदर जी। इंसान को भी बहुत कम जाना होता है, मतलब एक अच्छा। आध आदमी फिक्स रहता है जो अंदर जाएगा ठीक है। पूरा भर के। अब वापस क्या है कि पहले जो मिट्टी थी उससे भी वो 5-6 इंच ऊपर आ जाती है, तो खड्डा कोई वहां रहता नहीं है, किसी भी प्रकार का हम्म। कोई खड्डा नहीं रहता है। हम्म। अब अपन को उस में खुरपी या
जो फावड़े दूसरे होते हैं ना, उनसे एक एक आधे आधे फीट के खड्डे करवाने होते हैं। अच्छा, जिसमें पेड़ लगाएंगे अब हम। हाँ, या अपन ड्रिलर यूज कर सकते हैं। जी। और वो क्या करना होता है, 1 मीटर में अपन को 3 से 5 अलग अलग तरह के पौधे रहते हैं। अच्छा। अब वो पौधे कैसे लगेंगे कि सबसे ज्यादा हाइट वाले को बोलते हैं अपन कैनोपी वाले प्लांट्स। अच्छा। जैसे अपने आसपास कौन कौन से हो गए, पीपल है, बड़ है, ये नीम है। अपन सफेदा है। हाँ, ज्यादा हाइट पकड़ने वाले। हम्म। फिर सब ट्री में ले सकते हैं अपन, जैसे जाड़ी वाले, फ्लोरिंग वाले, हम्म। कुछ फ्रूट्स वाले, और बिल्कुल छोटे प्लांट्स जो जैसे चंपा चमेली गुलाब वगैरह ये हो। जी। तो ये सब मिक्स इनको फिर करके अपन, 1 1 मीटर क्षेत्र में सबको मिक्स करके लगाते हैं। हाँ जी सर, 1 वर्ग मीटर में अपन को काउंट करना है, कम से कम 3 पौधे लग जाए, और ज्यादा से हम्म। ज्यादा 5 भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो जो वो 3 या 5 पेड़ लगेंगे उसमें भी वो अलग अलग किस्म के होने चाहिए। हाँ, वो एक जैसा पौधा, कोशिश ये करेंगे कि एक जैसे पौधे आपस में पास में नहीं रहे। जी। हाँ, तो इसमें उसमें क्या है अलग सर, अलग फ्रेंड, हाइट के जो पौधे हैं वो लगाएंगे। यस यस, फ्रेंड ग्रुप रहता है। अपन को ये पता करना होता है कि नाइट्रोजन बनाने वाले पौधे कौन से हैं। तो अच्छा। नाइट्रोजन बनाने वाले पौधे हो गए, जैसे सहजन हो गया, हम्म। मालाबारी नीम हो गया, अपनी हम्म। खेजड़ी हो गई लोकल, हम्म। जिसकी लंबी फली लगती हो, और उसमें फली फलीदार कोई भी पौधा होता है, अपन कहते हैं ना, खेतों में हम्म। भी यूज करते हैं, जैसे फलीदार पौधों में मतलब जड़ों में नाइट्रोजन रहता है। तो इसमें अमलतास भी तो शामिल कर सकते हैं क्या? यस यस यस, उसमें भी लंबी अमलतास फली की, लगती है। अमलतास की लंबी फली आती है, श्योर। आपके हम्म। वहाँ अच्छे से होता है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा से होता है, बिल्कुल सही कह रहे तो उसको शामिल कर सकते हो। हैं। तो ये क्या, अमलतास को उसमें आप परसेंट ज्यादा रख दीजिए, उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्स करने वाले पौधे वहां रहेंगे, तो उनको कोई खाद फिर देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जी सर। ठीक है। तो अब जैसे एक बात मेरे मन में आई कि जैसे हम उसको जेसीबी लगा करके उसकी खुदाई करवाते हैं, वो आपने बताया कि शायद 3 से 4 फुट तक उसको खोदना जी है ना? तो अब जैसे उसमें पत्थर भी निकलते हैं, है ना, और कंकर भी निकलते हैं, तो क्या इनको अलग करना पड़ता है पहले? हाँ, अगर कोई पत्थर ज्यादा बड़े हो तो उनको अलग कर लीजिए। ठीक है। छोटे पत्थर है तो कोई नहीं चलेगा। ठीक है, छोटे कंकर हैं तो उनको अपन, अलग करने की जरूरत नहीं, पत्थरों को अलग कर लिया हाँ, जाए तो ठीक है। हाँ, पत्थर अगर कोई ज्यादा बड़ा ही निकल रहा हो तो उसको अलग कर सकते हैं। जी जी जी। और फिर उसको खाद मिला करके उसमें गड्ढे खोद करके और हम पेड़ लगा देते हैं। तो जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो लगाने के जी तुरंत बाद जैसे उसको पानी देना है, तो वो पानी जी। मतलब किस किस तरह से देना है कि भाई उसको एक दिन में एक बार देना है, या सुबह शाम देना है, या कुछ दिन छोड़ करके देना है, तो उसका पानी देने का क्या एक प्रक्रिया रहती है? हाँ, इसमें ऐसा है कि अपन जब लगाएंगे तो पहले अपन बारिश होने के बाद में उसकी खुदाई करते हैं, ताकि वो खुदाई भी आसानी से हो। आसानी से हो, और ठीक उसके है। बाद में 1 या 2 बारिश तक वेट कर लेते हैं, उसको भरने दो पहले पानी से हम्म। गड्ढे को। हम्म। ठीक है, भर गया, अब उसमें बाद में मिक्स करके वापस अपन भरते हैं। हम्म। तो एक तो ठीक है। उसमें पहले से ही उसमें ह्यूमिडिटी है अच्छे से। तो ठीक है। वो बारिश के दिनों में ही अगर ये प्लांटेशन करते हैं ना, हम्म। तो मोस्टली जब 4 महीने के पौधे होने के बाद में अपन को पानी कम देना होता है। शुरुआत में ठीक है। ये हो सकता है कि बारिश नहीं हो रही हो, तो पर लीटर एक प्लांट के लिए पौधे पानी की व्यवस्था अपन को रखनी होगी। ठीक है, 1 लीटर एक प्लांट में आपको रोजाना देना है। जी। और वो स्प्रिंकलर, ये अभी जो मैंने पैटर्न बताया, ये पैटर्न बहुत ही इजी और सबसे अच्छा पैटर्न। तो बहुत बढ़िया है और ये दो तो। साल के बाद में, अभी ये जो अभी मैं ब्लॉक दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा अंधेरा हो गया है। हम्म। तो इसमें अब पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी मात्र 2 साल के पौधे, और ये 25 फीट हाइट है इनकी। अरे, क्या बात है! तो अभी जैसे जी आप जिन सर। पेड़ों के पास खड़े हैं, तो वो कौन कौन से पेड़ हैं इसमें जो 2 साल में इतने 25 फुट बड़े हो गए हैं? हाँ, ये इनका दिखा नाम बता सकता हूँ सकते हैं अभी आप? आप। गुलर है, अच्छा। शीशम है, ये हम्म। हमारा जो आसपास के जो बर्ड को भी डाल रखा है। अ, और ये फ्लोरिंग का और पौधा है, कुम्बट है, खेजड़ी है, हम्म। रोइडा है। अच्छा। जी तो एक एक और मेरे मन में एक शंका सी है ना, कि जैसे जी कई बार कहा जाता है कि जैसे बड़ है, तो बड़ तो भाई जी। 20 25 फुट में होगा और उसके आसपास कुछ होगा ही नहीं। तो अभी आप कह रहे हैं कि भाई 1 मीटर में 5 पौधे हम लगाते हैं। अभी एक जी। कंसेप्ट ये चलता है कि भाई बड़े पेड़ों के नीचे है, कुछ छोटे पेड़ पनपते ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? इसमें आपका क्या यस यस। विचार है?
एक्चुअली क्या है सर, पौधे अपन देखते हैं शहरों में बिल्डिंग्स के सारे कोई भी प्लांट्स हो, जैसे पीपल हो चाहे बड़ हो, आपने देखा होगा, तो वो हम्म। पीपल खूब हाइट ले लेगा। जी। मतलब वो सेंसर रहते हैं पौधों में, किसी बिल्डिंग हो चाहे दूसरे पौधे का टच होने के बाद में वो अपनी हाइट की तरफ बढ़ेंगे, न कि ब्रेथ की तरफ। अच्छा। चौड़ाई में वो नहीं बढ़ेंगे फिर। बहुत बढ़िया, ये तो नई जानकारी है बिल्कुल। हाँ। अब तो ये मतलब देखिए आपका ये सर। कहना है कि फिर जब जब हम डेंस लगाते हैं तो फिर जो पौधा है वो हाइट की तरफ बढ़ता है और वो चौड़ाई की तरफ नहीं बढ़ेगा, मतलब इतना छायादार नहीं होगा यस या उतना ऊपर से डेंस नहीं होगा वो, है ना? तो यस यस उससे नीचे वाले जो पौधे हैं उनको भी बढ़ने का मौका मिलेगा। और यस। अभी अभी तक यही सुनते आए थे कि जो पेड़ हैं, बड़े जो वृक्ष हैं वो अपने नीचे छोटों को उगने नहीं देते हैं। अभी आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है कि छोटे पौधे जो हैं उनकी चिंता करता है बड़ा पेड़ की, भैया इनको भी बड़ा होने दो। यस तो ये एक अच्छी जानकारी आपने दी है। और मैं सोचता हूँ कि काफी सारी बातें हमने की हैं। एक पशु पक्षी, अच्छा चलिए एक और बात पूछ लेता हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई ये जो क्षेत्र है आप जिसमें लगा रहे हैं, तो ये जमीन किसकी है? मतलब ये सरकारी जमीन है, चारागाह जमीन है, या गोचर यस। भूमि है? क्या किस तरह की भूमि है ये? ये देखिए सर, हमारे गांव का स्कूल का खेल मैदान है ये। अच्छा ठीक है। आपको हल्का सा दिख रहा होगा, ये हाँ ट्रैक दिख रहा है वगैरह है। बिल्कुल। जी। और जस्ट इसके साइड में ये दीवार है, दीवार के जस्ट साइड में हमने आउटर साइड में एक तरफ फेंसिंग कर दी है, जाली। हम्म। हम्म। और हम इस ग्राउंड के चारों तरफ चल रहे हैं अब। जैसे यहाँ हम्म। से शुरू हुआ पहला ब्लॉक, हम्म। फिर ये नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ, ये बीच ठीक में है। जगह छोड़ के। जी। ये दूसरे साल का है। हम्म। आप देखिए इनमें वायरिंग दिख रही होगी आपको, वायरिंग के जस्ट वायरिंग के बराबर हाइट के ये पौधे हो गए, यानी एक साल में ये अभी 12 फीट 15 फीट की हाइट है इनकी। हम्म। तो ये और जमीन ऐसे मतलब करके, पंचायत की जमीन है या सरकारी जमीन है यस, या कैसी है? ये गवर्नमेंट लैंड है, स्कूल के अच्छा। लिए खेल मैदान अच्छा, तो उसमें आपने इसको डेवलप किया है ना? है। यस। बहुत बढ़िया। पर्पज ही यही है कि यहाँ जो अपने स्कूल्स में जो मिड डे मील चल रहा है ना सर, हम्म। हम ये चाह रहे हैं कि मिड डे मील तो ठीक है, उसके साथ में एक खेल मैदान ऐसा हो जिसमें चारों तरफ ये फॉरेस्ट हो, और हम्म। उसमें कुछ बच्चों को खेलने वाले बच्चों के लिए कुछ खाने को मिल जाए। अरे वाह। तो अपन कह सकते हैं फूड फूड फॉरेस्ट वाला कंसेप्ट है। तो अभी 4 साल और आपने लगेंगे सर फ्रूट मेरे को। फ्रूट के कौन कौन से पेड़ इसमें लगाए हैं? अपने आसपास के सारे डाल रखे हैं, कोई अच्छा। ऐसा नहीं जो मैंने नहीं डाला और यहाँ सरवाइव नहीं है। अपने अच्छा, जैसे आसपास के दो चार नाम जैसे बताएं आप। मैंगो हम भी चाहते हैं कि मैंगो ले हमारे लीजिए, अंगूर। हमारे मुंह में पानी आए। तो आप लोगों को अभी 2 साल बाद में मैं इनवाइट करूंगा, जब भी आप लोग कॉलेज से यहाँ विजिट कर सके। दो जी। साल बाद में ये फुली डेवलप। सर जैसे आपने ये वृक्ष लगा रखा है, इसमें यहाँ पक्षियों के लिए कुछ कर रखा है क्या आपने इसमें, क्या वैसे ही? सर विनोद जी, आपकी आवाज कम हो गई है आपका। हाँ, थोड़ा सा आवाज चली गई है आपकी। नहीं, आवाज अभी सही से नहीं आ रही है, पहले अच्छी आ रही थी। हाँ अब ठीक आ अच्छा। रही है शायद, हाँ अब आ रही है। तो ओके सर, ओके। हमारे विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि ये पक्षियों की जो इतनी चहचहाट आ रही है, तो जी जी। ये पहले तो होगी नहीं इतनी। पक्षी तो पेड़ों के पीछे आए होंगे, पेड़ आ गए तो पक्षी भी आ गए। तो अब श्योर श्योर। आपने इनके लिए भी कोई चिंता है क्या आपके मन में, कि आपने इनसे दोस्ती कर ली है, इनको कैसे बुलाया आपने? एक्चुअली ये सर प्लांटेशन हुआ था, तब यहाँ पे बिल्कुल एक भी पेड़ नहीं था। मतलब जब हम खेलते थे यहाँ पे पेड़ हम्म। एक भी था नहीं। और ये प्लांटेशन जो ही हुआ है, अब ये दूर दूर से पक्षी यहाँ आने लगे। हम्म। हजारों हजारों की संख्या में, मतलब सैकड़ों ही नहीं, हजारों की संख्या में पक्षी है। अरे वाह। जी सर सर। इनके लिए कुछ व्यवस्था कर रखी है, पानी उन्हीं के लिए, दाना उन्हीं के लिए? हाँ, पानी के लिए मैंने छोटा सा पॉन्ड बना रखा है। वो सीमेंटेड, अपन कह सकते हैं कि एक 2 मीटर के रेडियस में अपने छोटा सा प्लॉट बना रखा है। जी। और पेड़ों से अपना भोजन ले लेते हैं वो पक्षी? श्योर है सर, पक्षी को तो अपन ने अनाज डाल के उनको खराब किया है। अनाज वैसे उनका रियल भोजन है ही नहीं। पक्षी का रियल भोजन है कीट पतंगे। जी। ये कभी भी अपने बच्चों को अनाज नहीं खिलाते हैं। अच्छा। जी। बहुत और बढ़िया, ये ये तो अच्छी बात है। इतने पेड़ है ना, अलग अलग वेराइटी के पेड़ है।
तो यहाँ पे छोटे मोटे कीट पतंगे तो अंदर रहते ही हैं इनके हिसाब से, बायोडाइवर्सिटी बड़ी रहती है ना यहाँ पे, तो जी। उनको खा के ही अपना साइकिल चलाते हैं। बहुत अच्छा। जी सर। तो जैसा आप जानते हैं कि मुझे तो बर्ड फोटोग्राफी करने का बड़ा शौक है। पता रही है। तो मैं कभी जरूर आऊंगा, और श्योर सुरेंद्र श्योर। जी और आपसे मिलना भी होगा, और आपके इस मियावाकी जो फॉरेस्ट आपने लगाया है, इसका भी हम बड़ा लुत्फ उठाएंगे ऐसा लगता है। तो अब मैं विद्यार्थियों से चाहूंगा कि कुछ और भी विद्यार्थी अगर अपनी कोई क्वेश्चन है, उनके मन में कोई प्रश्न है, तो वो पूछ सकते हैं। कोई खेल चल रहा है सर आपके आसपास, है ना, मैदान हाँ, में? हमारे यहाँ अभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे खेल मैदान में। हाँ, तो हिमांशु जी 30-40 कुछ बच्चे शाम का। बात करना चाहते हैं? हिमांशु जी। सर जैसे ये वैक्स लगा रहे, तो जी इसमें कुछ लिमिट होगा ना पानी का, किस तरह से कब दिया जाता है? जी सर, मैं आपके लिए पानी के लिए ये बता देता हूँ कि शुरू में अपन को पर डे देना होता है आधा 1 घंटा। पीछे से अपन मोटर चलाएंगे तो उससे फुहारा बनेगा, और उससे आधा 1 घंटे में पूरे पौधों को पानी मिल जाता है। पर डे 1 घंटा चलाना है। तो सर पानी, बारिश के दिनों में लग जी, हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए। वैसे प्लांटेशन कभी भी कर सकते हैं, जी। लेकिन अगर बारिश के दिनों में किया जा रहा हो तो फिर पानी 4-6 महीने तो बारिश का सीजन रहता है। फिर हाँ, तो एक, हार्डली अपन को केवल जून जुलाई, वो जो अगले साल का जो जून जुलाई आएगा उसमें ज्यादा ध्यान रखना होता है। जी। तो उसकी तैयारी पहले से रखनी होगी आपको। पानी कितना है आपके पास में? आपका नदी का एरिया तो पानी की तो वहाँ कोई शॉर्टेज है ही नहीं। नहीं, आपके जो पानी का स्रोत है वो क्या है अभी? मेरे पास में सर अपन के यहाँ ग्राउंड में एक ट्यूबवेल थी गांव की। जी। तो हमने क्या किया, प्लांटेशन करने के लिए उस ट्यूबवेल को बंद कर रखा था, हमने सफाई करा के उसको वापस जीवित किया। अच्छा। तो अब संयोग से इतना पानी मिल रहा है, पौधों को भी मिल रहा है और गांव भी पी रहा है। पानी बढ़ अरे गया है वाह। उसमें। जी ओ, सर। तो ये कह सकते हैं कि मतलब पेड़ जो हैं वो नमी बनाए रखते हैं जमीन में, या वो आकर्षित करते हैं पानी को? विवेक, माइक बंद करो अपना। हाँ जी सर। जी। हिमांशु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? कोई बात करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि विनोद लैंडोर सर से मिले, इनका जो देखा सारा प्रोजेक्ट मतलब बहुत अनुकरणीय और सराहनीय, प्रशंसनीय है। और इसके साथ में एक और बात कहना चाह रहा था कि मैं भी मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहा था इंटरनेट पर आर्टिकल इसके साथ ही कि ये क्या होता है। तो एक शब्द आया था फाइटो सोशियोलॉजी। तो ये हिम- अकीरा मियावाकी हैं, ये जर्मन में गए थे, और एक को ये जवान है हिमांशु फाइटो जी, अपना सोशियोलॉजी। माइक, अपना कैमरा ऑन करो ना आप, आपको देखना चाहते हैं हम। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ये किसी जर्मनी में गए थे, एक विद्वान है रेनहोल्ड टक्सन, उनके पास फाइटो सोशियोलॉजी इन्होंने पढ़ी। मतलब सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, फाइटो पौधों का समाजशास्त्र है। अरे तो वाह। पौधे, हाँ, तो पौधों की सोसाइटी जो होती है उसमें भी निर्भर होता है कि कौन सा पौधा किस पौधे के साथ पनप सकता है। तो इसको जब जापान में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो ये जापान में जो मंदिरों के पास में जो सबसे पुराने अवशेष थे पौधों के, जहाँ मंदिरों के पास जैसे अपने यहाँ ओरण होता है, तो उसी तरह वहां भी जो पुराने मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर जो भी हैं, तो उनको चिंजू नो मोरी बोलते हैं उन अवशेषों को, जो पुराने जंगल हैं जो काटे नहीं जाते थे, जो बहुत पुराने समय से उग रहे हैं। तो उन अब उन जो वेजिटेशन था उसमें कौन से पौधों का साहचर्य किन पौधों के साथ था। तो ये पौधों की सबसे छोटी जो परत है, मतलब घास से लेके और सबसे उन्नत ऊंचे जो पौधे हैं, वो उस जलवायु में उग रहे हैं और इतने प्राचीन समय से उग रहे हैं। तो उस को उन्होंने अपनाकर फिर ये मियावाकी फॉरेस्ट वहां पे बन पाए थे। तो हम्म। एक तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जलवायु और हमारी समाज, हमारे पर्यावरण में कौन से पौधों का साहचर्य किनके साथ है। और दूसरा मैं एक ये कहना चाह रहा था कि पौधों का साहचर्य भी निश्चित होता है यदि, और एक पौधा दूसरे पौधे के पनपने या ना पनपने में कारण बन सकता है साथ रहने में। तो मनुष्यों के समाज में भी साहचर्य, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो और समाजशास्त्री अनेक प्रकार के साहचर्य हों, तो वो साहचर्य का होना और ना होना भी शायद शायद समाज के पनपने और उसकी वृद्धि, उसकी अवनति, उसकी उन्नति में शायद बहुत अहम योगदान देते होंगे। इसके हम्म। बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं जो हमारी व्यक्तिगत परिचर्चा में कभी इनको विस्तार देंगे। हाँ। और बाकी विनोद सर का ये जो था, ये बहुत मतलब ऐसा अनुकरणीय लगा कि सैद्धांतिक को इन्होंने व्यवहारिक धरातल पर उतारा। तो सिद्धांत तो बहुत सारे होते हैं जो विद्वान पढ़ते रहते हैं, लेकिन व्यवहार पे उसे उतारना ये अपने आप अनुकरणीय है। और विनोद सर से आपके माध्यम से
रूबरू होने का जो मौका मिला, ये भी बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा अवसर रहा। विनोद सर का भी धन्यवाद और आपका भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और आपने अपनी संस्कृत निष्ठ भाषा में जो अच्छी अच्छी बातें कही हैं हमारे लिए, उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे इस पूरे वार्तालाप में हमसे बातचीत हमारी बातचीत में शामिल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा इस बातचीत से जुड़ें। और जैसा सर ने बताया, लामरोर जी ने बताया कि सुरेंद्र जी ने बड़ी सहायता की इस कार्यक्रम में। तो सर, आपका क्या अनुभव है इस मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में? सुरेंद्र जी। जी जी सर। सर, कैमरा ऑन करना पड़ेगा आप। एक सेकंड। अरे वाह। सबसे पहले तो दीपक सर, गवर्नमेंट कॉलेज खैरतल के सारे स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर को मेरा साधुवाद। और फिर हमारे कर्मयोगी विनोद जी को भी साधुवाद कि उनकी वजह से हम सब लोग रूबरू हुए और हमको रूबरू होने का मौका मिला। कई बार होता है सर, अपन तो सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस मुहिम में वो थीसिस लिखते हैं तब अपने दोस्तों का नाम भी लिखते हैं। हाँ, सही बात है। तो ये समझ लीजिए कि शायद वो दोस्त है जो थीसिस में नाम आने से खुश हो जाते क्या बात है। हैं। बाकी सारा काम विनोद जी का है और पूरी टीम का है। और इनका जो विचार था, इन्होंने विचार को मूर्त, मुझे भी नहीं पता था कि जैसे मुझे जोधपुर में भेजा कि भाई जैसे गवर्नमेंट नर्सरी है, 3-4 नर्सरी में गया, वहाँ क्या रेट में पौधे मिल रहे हैं, किस किस साइज के पौधे मिल रहे हैं, क्या क्या वैरायटी के पौधे मिल रहे हैं। तो जब बाद में जब प्लान उन्होंने की बताया मेरे को कि इस वजह से करा है, तो मुझे मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई। और हम्म। अब जब रूप पे देखते हैं तो वो विश्वास ही नहीं होता कि यार जो चीज सोची थी वाकई में वो कर दी। एक पौधा, 2 पौधे, 5 पौधे, 10, 50, 100 पौधे लगा, लेकिन एक कहते हैं जंगल विकसित करना, वो भी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। मतलब कहते हैं बाड़मेर में तो कहावत है कि आप पीने के लिए घी ले जाइए हमसे, लेकिन पानी मत मांगिए। अरे ठीक है वाह। ना। तो उस जगह या उसके आसपास जोधपुर भी वही लगभग इलाका है। पानी की काफी कमी है वैसे देखी जाए तो। उसमें अगर कोई जंगल विकसित करने की सोचे तो पहले लोग पागल कहेंगे उसको, ठीक है ना, कि हम्म। क्या कर रहा है, यहाँ जंगल हो सकता है क्या। फिर यहाँ की जमीन, यहाँ जमीन में लवणीयता, वो सारी चीजें देख के, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। और मैं तो खुद वहाँ जाके आया हूँ और डॉक्टर साहब भी वहाँ आए थे अभी रिसेंटली। तो वहाँ जाने के बाद भी फैमिली गया था मैं। वहाँ जाने के हम्म। बाद मतलब खुद को विश्वास नहीं होता और खुद के ऊपर गर्व भी होता है कि यार हमारे साथ में ऐसे दोस्त भी हैं माला में जो होते हैं ना, ऐसे हम्म। मोती भी हमारे साथ में, जो खुद को फख्र और गर्व फील होता है। और वाकई में पूरे राजस्थान के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण इन्होंने पेश किया विनोद जी ने। और अब बात यह है कि उदाहरण पेश कर दिया, लेकिन उदाहरण से वापस अपन कुछ सीखेंगे नहीं, तो वो उदाहरण वहीं तक एक जगह तक सीमित हो जाएगा। सीमित रह जाएगा, बिल्कुल। हाँ। तो आपका सर बहुत साधुवाद। और सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं, उनका भी बहुत साधुवाद कि इस पूरी परिचर्चा को उन्होंने बहुत तन्मयता से सुना है, समझा है। जब क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है ना, सुना है तभी जी। क्वेश्चंस अरेंज होते हैं। तो जी। मैं भी ये चाहूंगा कि ऐसा कुछ मूवमेंट उधर भी शुरू हो, ताकि एक लहर सी बन जाए पूरे राजस्थान में। तो हम और भी बिल्कुल। चाहेंगे कि आपको जोधपुर, विनोद जी और हम सब मिलके 2, 5, 10 जगह और भी कंटिन्यूस इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं हमको इसको। और आप सबको भी इनविटेशन मेरी और विनोद जी की तरफ से, आप लोग पधारिएगा खारिया में इस मियावाकी, अभिनव मियावाकी मिशन को देखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अलवर मेरा आना हुआ वैसे काफी बार। अलवर टीम तो एक्टिव टीम है हर चीज में, ठीक है ना। अलवर में जागरूक लोग रहते हैं, काफी जी। मित्र भी हैं अलवर में। और सर से परिचय है। और आपको सर देखता रहता हूँ, आपकी फोटोग्राफी तो लाजवाब है, दिन ब दिन निखरती जा रही है ना। आप जान भी जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो एंगल, और क्योंकि फिर वो फोटो दिमाग में से निकलता है। देखो, कैमरा कैमरा तो एक कैसे बहाना है, बाकी फोटो पहले दिमाग में छपती है, मुझे ये एंगल लेना है, फोटो लेना है। बाकी सही हम, बात है। मैं भी सीख रहा हूँ बच्चों से सीखा। हिमांशु जी ने बहुत अच्छा बोला, अभी बहुत बढ़िया बोला। तो सीखना एक अनवरत प्रोसेस है, हम सब उसके एक तरह से शामिल है उसमें सीखने के लिए। मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू। शुक्रिया सर, सुरेंद्र जी। और आपका जो सक्रियता है आपकी, वो बहुत हमें प्रेरित करती है हमेशा से ही।
एक विद्यार्थी हैं हमारे साथ रजनदीप, उन्होंने हैंड रेज किया है, तो वो कुछ बात कहना चाहती हैं अपनी। कैमरा ऑन करके कहेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। सर नमस्ते। सर्वप्रथम तो मेरा पर्यावरण प्रेमियों को सादर नमन। तो मैं विनोद सर से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर ने ना अभी जो एरिया दिखाया, तो मैंने सुना है कि जो मियावाकी मतलब कि इसके स्कीम के लिए, पद्धति के लिए जितना एरिया चाहिए, तो 92 वर्ग मीटर एरिया घने जंगल के लिए तो आवश्यक है। तो मैं सर से पूछना चाहूंगी, जिस सर ने जो एरिया हमें दिखाया है वो कितने वर्ग मीटर है सर? जी, आप क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहे हैं? जी सर, मतलब कि जितने क्षेत्रफल में आपने पौधे लगाए हैं सर, जितना बड़ा आपने जंगल दिखाया सर उसके। जी, जी, इसमें क्या है, हमने ये कंसेप्ट रखा है कि जो अपने 400 मीटर का जो रनिंग ट्रैक होता है, ठीक है, जी खेल सर। मैदान का, तो जस्ट उससे जी सर। 200-300 मीटर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मान लीजिए, उसका आउटर साइड है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि वो रनिंग ट्रैक तो वहाँ रहे और बूढ़े लोगों के लिए वॉकिंग का स्थान ये रहे। अरे तो वाह! इसको लेके जी, जी सर, जी सर। अ, तो अब अपन क्या चाह रहे हैं, इसमें बूढ़े लोग यहाँ पे वॉकिंग करें, शाम को सुबह मेडिटेशन करें, और जो बच्चे खेलने आते हैं उनको लिए फ्रूट मिले, ये तो अपना मेन मकसद है। अब ये क्षेत्र है ना, जो आप समझ सकते हैं कि मतलब 1000 मीटर का पूरा राउंड होगा। अभी अपन ने कितना किया है, पहले साल में हमने किया था 25 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा। 25 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबे में बीच में ट्रैक को छोड़ के जो जगह है ना, उसमें हमारे 2500 से 3000 प्लांट्स लगे हैं। तो मैडम जी को आपको जवाब मिला होगा सर। जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई पूछना चाहते हैं? साक्षी मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ कहें। मीटिंग में जुड़ी हुई हैं साक्षी मैम। जी हेलो। जी सर। मैडम, माइक कैमरा शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। एक सेकंड। जी जी, क्योंकि मेरा कैमरा क्या है, शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस ऐप में रिकॉर्ड हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं, कैमरा हमने आपका एक्वायर किया हुआ है। ओके ओके। तो मेरा नहीं हो रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो लोग जुड़ दिखते रहे, हाँ जी हमारे सर। महाविद्यालय के प्रतिनिधि। जी जी। जी सर, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी सभी गेस्ट्स का, विनोद सर, सुरेंद्र सर, हिमांशु जी का, कि आपने एक नई टेक्निक के बारे में हम सबको बताया। काफी इंटरेस्टिंग था। एक नया पूरा पर्सपेक्टिव मिला हमें कि इस तरह से भी जंगल भी विकसित किया जा सकता है, जो शायद इम्पॉसिबल लगता है सुनने में। अभी तक सब लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं, पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण का काफी योगदान बताया जाता है, पर एक जंगल विकसित करना काफी इंटरेस्टिंग लगा। अ, हम भी कोशिश करेंगे कि आगे हम लोग भी इस मुहिम में कुछ अपना रोल निभा सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी मैम। और जैसा कि मैंने अभी अभी जैसे विनोद जी कह रहे थे कि उनके पास एक टीम है, तो हमारे हेलो। महाविद्यालय में भी एक काफी अच्छी जी, जी, अ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नहीं, मेरी मेरी आवाज, क्योंकि मैं भूल गया था इसको अनम्यूट करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी मैम। और विनोद जी जैसा बता रहे थे कि उनके पास एक टीम है, तो हमारे महाविद्यालय के जो ये कुछ संगठित विद्यार्थी हैं और समर्पित विद्यार्थी हैं, इनकी भी एक बहुत अच्छी टीम है। और कभी जब हमारा ऐसा मौका बनेगा या ऐसे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो पाएंगे, या वैसी इच्छा शक्ति अगर हम जागृत कर पाएंगे अपने भीतर, तो हम जरूर, एक अच्छी टीम हमारे पास है और हम सब पूरे समर्पित अपने योगदान दे करके हमारे महाविद्यालय के किसी हिस्से में कोई एक छोटा जंगल लगाने का प्रयास हम भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो ये बातचीत हुई है, ये बहुत फ्रूटफुल है, बहुत बहुत अच्छी लाभदायक बातचीत हमारे बीच में हुई है। और हमारे विद्यार्थियों ने इसमें बहुत सक्रियता के साथ भाग लिया है। विवेक का कोई प्रश्न है, शायद उसने, विवेक ने हैंड रेज किया है। विवेक, बातचीत करें।
सर जो आप ये पौधे लगाते हैं इसमें कितना खाद क्या गिरना चाहिए सर, जिसमें एक पेड़ लगाते हैं तो? जी सर, हाँ इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अपन को मिट्टी को जांचना होता है। मिट्टी को भिगो के हाथ में उसको लड्डू बनाएंगे और लड्डू से फिर फीता बनाते जाएंगे, यानी उसको जब हाथ से प्रैक्टिकली अपन करते जाएंगे, अगर मिट्टी ऑलरेडी बढ़ रही है 1-1.5 इंच तक, तब तो उसमें कम खाद और कचरे की जरूरत है। जैसा कि अलवर की मिट्टी है, अच्छी खासी मिट्टी है, तो वहां पे कम जरूरत है। अगर कहीं पे मिट्टी बिल्कुल सैंडी है, तो उसको करने के लिए अपन को और मिट्टी, ब्लैक मिट्टी और कचरा और खाद ये देने की जरूरत रहती है। तो अगर देख लीजिए आप डेंसिटी कितनी है। हमने यहाँ पे 25/60 था, उसमें देखिए 6 ट्रॉली बड़ी वाली तो खाद डाला है और 6 हम्म। ट्रॉली भी कचरा डाला है। इनके हम्म। अलावा 3 या 4 ट्रॉली अपन को मल्चिंग के लिए चाहिए। अब मल्चिंग वाला टॉपिक अपन ने कवर नहीं किया था, तो जी। मैं इसमें बता देता हूँ कि प्लांटेशन होने के बाद में पानी वेपर नहीं हो, क्योंकि पौधे अभी छोटे हैं और सूर्य अपना काम करेगा, वो पानी को उड़ा के ले जाएगा। तो अपन को ये जी। करना है कि उसको मल्च कर देना है पूरे को। अच्छा, ये क्या होता है? आवाज आ मतलब रही है सर? मैं बिल्कुल, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन इसको हाँ थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा आपको। जी सर, ये मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्चिंग का मेन रोल क्या है सर? वैसे तो अपन को कोई भी, चाहे खेत की जमीन हो चाहे अपने फॉरेस्ट की जमीन हो, कैसी भी जमीन हो, प्रकृति क्या करती है, अपनी जमीन को नेचुरली तो ढक के रखती है। जैसे आप कहीं पे भी खाली जगह देख लो, बारिश के दिन हो चाहे दूसरे दिन हो, घास फूस उग के आ जाएगी, वो उसको मल्च कर देगी। जी। और मल्च के पीछे प्रकृति का पर्पज ये होता है कि अपने जमीन के अंदर जो कार्बन है, हम्म। वो उड़ के न चला जाए। अब सन का क्या है, काम है, सन कुछ एक्शन कर रहा है तो रिएक्शन होगा। तो जी। सन अपन एक्शन रूप में भोजन दे रहा है, तो वहां हम्म। पे हरियाली होनी है। अगर हम्म। हरियाली नहीं हुई तो वो फिर कार्बन को लेके उड़ेगा। जी। 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 तो कार्बन को उड़ने से रोकने के लिए अपन को मल्चिंग करना है। जो पानी अपन ने दिया है वो 7 दिन के लिए अपन ने पानी वन टाइम दे दिया और 7 दिन तक चल जाए, उसके लिए अपन को 2 काम करना है। एक तो जी। मल्चिंग वाला काम कर दिया, तो पानी उड़ेगा नहीं। दूसरा, अपन एक नई टेक्नोलॉजी हाइड्रोजेल, आप लोगों ने सुना हो तो? नहीं सुना है, आप बताएं। जी सर। तो वो हाइड्रोजेल का 25/60 में हमने 10 किलो हाइड्रोजेल लेके आए थे और उसको अच्छा। बीच बीच में मिट्टी के साथ में मिक्स किया था। वो क्या हम्म। करता है सर, अपने अपने वजन का 150 से 300 गुना, उसकी क्वालिटी पे निर्भर करता है। वो हम्म। पानी स्टोर करके एनी टाइम अपने पास रखेगा। अच्छा, मतलब मिट्टी में ही जी पानी स्टोर रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे आप कॉलेज में कोई गमले वगैरह लगाते हो ना, जी। तो उनमें मैं तो ये कहूंगा कि वो लगा के रखिए, तो गर्मी में वो हीट नहीं मारेगा। उसको हम्म। पानी लेट सेट दिया तो भी चलेगा। अच्छा। तो उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजोल। हाइड्रोजेल आईसीआर ने अभी 4 से 5 साल पहले रिसर्च करके छोड़ रखा था, तो हम्म। हमारे यहाँ तो अवेलेबल होता है, जोधपुर में मिल जाता है हमें। अच्छा, तो वो मार्केट क्या मार्केट में मिल रासायनिक जाता उर्वरक की तरह कोई चीज होती है? है। ये पॉलीमर होता है सर, पोटेशियम बेस्ड ऐसा कुछ होता है। जैसे अपन अच्छा। का गवार गम नहीं होता है, जी। 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 गवार गम होता है ना, हम्म। तो सेम ऐसा ही कुछ वो है जो 4-5 साल तक डिजोल्व नहीं होता है। 5 साल तक, जब तक पौधा बड़ा हो जाता है, फिर बाद में डिजोल्व हो जाता है वो। अच्छा, जी हाइड्रोजोल जो आप बता रहे हैं। हाइड्रोजेल। हाँ, जी हाइड्रोजेल। तो ये एक जी अच्छी जानकारी हमारे लिए बिल्कुल नई है। हमारी एक विद्यार्थी और भी हैं, गोल्डी चौधरी, वो भी कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी। हाँ, गोल्डी बोलो। गोल्डी। चलिए, गोल्डी शायद आवाज नहीं आ रही है उन तक। तो विवेक। सर जैसे कि आप ये कहते हैं कि पेड़ की जो पेड़ रहता है उसकी डालियों को काट के लगाते हैं, तो उससे ये लग लग सकती है सर, ये कहते हैं जब भी? हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये माइक तो अपना बंद करो विवेक, माइक बंद करो। जी। जी बोलें सर, विनोद जी। जी जी जी। तो अपन पहले साल में तो क्या करते हैं कि प्लांटेशन नर्सरी से लाके कर लेते हैं। दूसरे साल में तो हमने भी यही किया, नर्सरी से प्लांट्स कम लेके आए। हमने भी मोस्टली कुछ बीज काम में लिए, कुछ में ये कलम काम में ली। जैसे हम्म। सहजन है, सहजन का बीज आराम से हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। जैसे गुलाब है, या और भी कई पौधे हैं जिनको अपन
जैसे हमने अंजीर डाल रखी थी सर, ठीक है, जी। तो अंजीर का अब पौधा थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो हमने क्या है उसकी डालियाँ काट काट के डाल दी तो वो भी उगी। हम्म। शहतूत है, शहतूत की डाली काट के आराम से लगा सकते हैं, हम्म। तो तो जो आराम जो से अपन पेड़ ऐसा। जो पेड़ या जो पौधे ऐसे हैं जो कलम से लगाए जा सकते हैं, हम्म। तो उनके आपने कलम इस्तेमाल हम्म। ले ली। तो सर उसके लिए कैसे क्या हम्म। करना पड़ेगा जो कलम से लगा सके, आसानी लग जाए? कुछ नहीं, अपन अगर ज्यादा मेहनत करना चाहे पौधा थोड़ा बड़ा कर ले, तब तो अपन को क्या है, छाया छाया में ग्रीन नेट लगा के वो पॉलिथीन के अंदर कलम को डाल दो, पानी देते रहो। अब कलम लगाने के भी अपने अपने प्रोसीजर है, जैसे कुछ लोग है जो एलोवेरा का वो खोल के अंदर उसको लकड़ी को डालते हैं फिर मिट्टी में डालते हैं, या उसके पेस्ट बना के उसको डाल देते हैं मिट्टी में, तो जल्दी जड़ें आ जाती है। एक तो ये तरीका हो गया है। दूसरा अपन डायरेक्ट जमीन में ही डाल दें ना बारिश के दिनों में, तो अपना आप हो जाएगा वो, जी। तो ऐसा कर मतलब जो सकते हैं। जो जो पौधे अपनी कलम से पैदा हो जाते हैं या उग जाते हैं, तो उनको अगर हम बरसात के दिनों में काट करके अगर डाल देते हैं तो उसमें से पेड़ जो उगने की प्रत्याशा है वो बढ़ जाती होगी। जी। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और गोल्डी अगर जुड़ गई हैं तो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं। सर नमस्ते। नमस्ते गोल्डी। सर मेरा ये सवाल है कि सर ने जैसे बताया कि पेड़ पौधों को खाद की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए चारा वगैरह होता है सरसों वगैरह का, उसमें गोबर भी मिला करके वो करा जाता है, तो उसमें कितनी मात्रा में गोबर और चारे की आवश्यकता होती है? अगर अपन एक प्लांट्स के लिए घर घर के लिए अगर प्लांटेशन करते हैं ना, तो वो उसमें भी यही मेथड काम में लेना चाहिए, तो पौधा बहुत जल्दी बढ़ेगा। अपन को 4 फीट 4 फीट गहरा खड्डा खोद लेना चाहिए एक पौधे के लिए। उसमें एक कट्टा जो अपना सीमेंट का कट्टा आता है या अनाज का जो कट्टा होता है ना, उस उसको भर के एक कचरे का वो रख लीजिए, इतना ही एक खाद का भर लीजिए। उसमें एक तगारी बजरी डाल लीजिए ताकि उसमें पानी स्टोर नहीं हो। और एक तीसरा पार्ट है, महत्वपूर्ण है, वो अपन की चर्चा में नहीं आया था, जीवामृत बोलते हैं, तो उसको भी शामिल करके अपन 24 घंटे के लिए इन तीनों चीजों को भिगो के रखते हैं, और फिर उसको खड्डे में वापस भर देते हैं, ताकि कोई भी पौधा लगा लीजिए आप, 2 साल में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको समझ में आया होगा एक पौधे के लिए अपन ने कितनी क्वांटिटी यूज की है। एक कट्टा हाँ जी मतलब सर। 5 से 7 किलो कचरा, और 20 किलो के आसपास गोबर हो गया। तो इतना माप के तो मैंने कोई काम नहीं किया है कि साइंटिफिकली एक एक पौधे के लिए कुछ माप के करें। हमें ये लग जाता है, महसूस हो ही जाता है, जब काम करते हैं ना तो वहाँ पता चल जाता है कि अब ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो वहाँ थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, जैसे वहाँ दिखने लगे खाद कि हाँ अब दिख रहा है खाद जमीन में, तो इतना एनफ है। थैंक यू सर। जी। तो जी, तो मैं समझता हूँ कि काफी लंबी चर्चा हो गई है, लगभग 1.25 घंटे की या 1 से 1.25 घंटे की चर्चा ये हो चुकी है। हमारे जो विद्यार्थी है विवेक, उसके पास बहुत सारे सवाल हैं। ये हमारी टीम का एक सक्रिय साथी है, और हमारे महाविद्यालय में जो वृक्षारोपण हमने किया है, हमने भी एक छोटा सा बगीचा लगाया है। उसमें घास लगाई है, उसके चारों तरफ लगभग 30 से 40 हमने पौधे लगाए हैं, और वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। उसमें विवेक की अच्छी भूमिका रही है। तो विवेक, ये आखिरी प्रश्न तुम पूछ लो, उसके बाद अपन इस चर्चा को विराम देंगे। सर जैसे पेड़ों में कीड़े लगते हैं, खराब हो जाते हैं, क्यों होते हैं सर? इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे नहीं खराब हो और नहीं लगे कीड़े? यस यस। अब देखिए, ये माइक अभी बंद जो करिए। अपन ने जी, जो ज्यादातर हमारे यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि आप कचरा डाल रहे हो इसमें उदय आ जाएगी, तो अपन एक काम करें ना, जो दीमक होती है उसका अपना रोल है जमीन में डिजोल्व करने का, तो वो प्रकृति के लिए एक अच्छी चीज है। अपन उसको मारने के लिए कीटनाशक वगैरह नहीं डालना चाहिए। अपन को क्या करना है, उसमें उसके खाने के लिए भोजन डाल दीजिए। सबसे बेटर तो ये कचरा हो गया, कुछ दिन वो उसको डिजोल्व करेगी। फिर बाद में बांस की डंडी डाल दीजिए ताकि पेड़ भी सीधा रहेगा, वो उसको खाता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो पेड़ को खाएगी, पेड़ को तब खाती है जब उसको खाने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो अपन को जमीन को एनअप डाल देना चाहिए। मेन तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बारे में बात होगी। बाकी कीड़े पतंगे कब लगते हैं, जब हम अननेचुरली कोई काम करते हैं, जैसे अपने यूरिया डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, तो 100% वो कीटनाशक का असर पौधे में रहता है, और उसको चूस के बाहर निकालने के लिए वो कीट पतंगे आते हैं वहां पे एक्स्ट्रा। वो पेड़ पौधे की खुद की चिंता करके आते हैं।
वो उसकी बीमारी देने के लिए नहीं आता है, ये मैंने कहीं पढ़ा है सर। तो ये समझ में आया कि मतलब एक्चुअली जो अननेचुरली कुछ भी करेंगे वहां पे बीमारी आएगी। अब ये आपने कभी देखा है किसी जंगल में कोई पेड़ पौधे पे बीमारी लगी हुई है? नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सारा काम प्राकृतिक हो रहा है, कोई अननेचुरल काम नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, जी सर। बहुत अच्छी जानकारी है तो। जी, तो मैं समझता हूँ आज तो सॉरी फॉर इंटरप्ट, आज तो विनोद जी ने मतलब दिमाग के खाने की भी बात कर दी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। नहीं सर। नहीं नहीं, रियली ये रियली कुछ बहुत बहुत शानदार। नहीं, गलत फहमी रहती है, दिमाग मैं भी दिमाग के मैं लिए तो। हम्म, मैं पिछले दिनों जिम कार्बेट में गया था जंगल में, और वहाँ एक जो गाइड थे उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, तो मैंने वहाँ दीमक की बड़ी बड़ी बाम्बियां देखी थी और कई वृक्षों में वो लगी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो जंगल चट कर जाएंगी, तो उन्होंने समझाया कि भैया वो जो पेड़ खत्म हो गया है, या वो जो पेड़ जो कट गया है या जो सूख गया है, उसके ऊपर दीमक आपको दिखाई देगी। जंगल में और जो हरे पेड़ हैं उनके ऊपर वो दिखाई नहीं देगी। तो दीमक का अपना काम है कि वो प्रकृति के बीच में जो चीजें जो चीजें नष्ट करनी है, वो दीमक उसको नष्ट करने में अपना योगदान दे रही है। तो वो उस हरे पेड़ पर नहीं पहुंचती है। और जैसा आपने बताया कि अगर उसके पास खाने की कोई चीज नहीं होगी तो फिर वो हरे पेड़ को खाने का प्रयास करेगी। तो ये बहुत एक्चुअली अच्छी क्या है सर, जानकारी आपने दी। दिमाग को हरा चारा कोई भी पचता नहीं है, तो वो खाएगी जी। ही नहीं। पहली बात तो उसके लिए जहर है वो। हम्म। तो सूखा होगा वो ही खाएगी। तो हम्म। सूखने के बाद में तो 100% उसको डिजोल्व होना चाहिए। जी, तो सही बात इसलिए है। वो कभी नुकसान नहीं करती। हाँ, तो प्रकृति अपना काम करती है और डीकम्पोजर, राइट। लाइफ साइकिल में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, लास्ट में डीकम्पोजर आता है, तो डीकम्पोजर का काम इसका इस ऑर्गेनिक बिल्कुल, मैटर में। बिल्कुल सही। तो मैं एक समझता हूँ बहुत सुरसा अच्छी ने चर्चा। याद दिला दिया, जी। सुरेंद्र जी ने अभी लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो याद दिला दिया। चलो इसको लेके सर आप समापन कर सकते हैं। जी। तो एक डीकम्पोजर वर्ड यूज किया अभी सुरसा ने। हम्म। तो अपने कुछ साइंटिस्ट लोगों ने डीकम्पोजर नाम से एक बैक्टीरिया का कल्चर तैयार किया है सर। वो अच्छा। क्या है, एक्चुअली गाय के पेट का बैक्टीरिया है, जिसको अपन गट्स बोल सकते हैं। वो उसका कल्चर है जो अपन को अगर इसमें यूज करते हैं। उसका क्या करते हैं, एक ड्रम में पानी लेके उसमें एक बार अपन वो बोतल मंगवा लेते हैं। 50-100 रुपए की बोतल आती है, ठीक है सर। हम्म। तो वो बैक्टीरिया अपन पानी में डाल दिया, अब उसमें थोड़ा गुड़ डाल दीजिए। उससे वो हम्म। जो लिक्विड तैयार होगा वो इनके लिए वरदान है, पौधों के लिए। कोई दूसरा खाद, एक्चुअली अपन ने जो खाद और जो कचरा डाला है ना, उसको रियल में न्यूट्रिशन को बदलने का काम तो बैक्टीरिया ही करेंगे। जमीन में हम्म। ऑलरेडी जो बैक्टीरिया होता है ना वो करता है। तो ये लास्ट पॉइंट था। तो जीवामृत जिसको अपन बोलते हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण है। जी, जी, जी। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत नई नई जानकारियां आज आपके माध्यम से हमें मिली। और मियावाकी पद्धति पर मैं समझता हूँ कि ये वर्कशॉप जो रही है, वो अभी जितने विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, हालांकि अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारा पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, और इसको जब हम अपने विद्यार्थियों के बीच में डालेंगे, या मियावाकी पद्धति पर जब लोग सर्च करेंगे, तो उनको काफी अच्छी जानकारी और प्रामाणिक जानकारी जो विनोद लामरोर जी ने हमें प्रदान की है इस कार्यशाला में बात करते हुए, तो उसका उनको जरूर बेनिफिट होगा, लाभ होगा। और इसी बीच में सुरेंद्र जी ने जो अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और एक समर्पित साथी के रूप में जिस तरह से आपने विनोद जी का साथ दिया है, और निरंतर आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन सब का लाभ हमारे विद्यार्थियों को जो अभी जुड़े हुए हैं उनको भी, और जो भविष्य में हमारी इस बातचीत को सुनेंगे उनको भी जरूर इससे बहुत लाभ होगा, मेरी ये आशा है। और आज की इस बातचीत में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए, और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए, आप दोनों समर्पित साथियों का, पर्यावरण प्रेमी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो थैंक यू सो आप मच। लोगों ने हमें
याद किया और ये मौका दिया। हमारी जो आने वाले भविष्य के जो खिलाड़ी हैं वो आप लोगों के पास में हैं, और हम ये अपेक्षा करेंगे कि सर एक फॉरेस्ट तो आपके विद्यालय में जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। सुरेंद्र जी, आखिरी शब्द कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल वही सर। माइक और अ, कैमरा ऑन करके, सर कैमरा ऑन करके बात करेंगे। जी जी जी। अ, जो युवा है सर, युवा का उल्टा वायु होता है, तो पूरी वायु आप लिए बैठे हैं खैरतल की। तो मैं क्या चाहूंगा बात है। ये, हाँ, ये वायु वायु बहुत सकारात्मक परिणाम लेके आए, और इस मुहिम को एक बड़ी मुहिम बनाएं, ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां याद करें। ये इसलिए भी जरूरी है कि जो जैव विविधता तभी बचेगी जब ये सारा चीज बचेगी, क्योंकि जी। इसमें पेड़ ही कम नहीं हो रहे, जीव जंतु भी कम हो रहे, लोकल हम्म। जो जीव जंतु हैं बहुत कम हो गए। तो हम्म। उनके संरक्षण का भी एक साधन रहेगा, एक माध्यम रहेगा। तो चलिए टीम को हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। रजनदीप, विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी बात कहना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। जी सर। कैमरा ऑन कर लो। सर, सर को मेरा नमस्कार सर। कि मैं यही कहना चाहूंगी कि सर आपने जो ये है काम कर रहे हैं सर फॉरेस्ट का सर, तो इसके लिए मैं आपको एक धन्यवाद देती हूँ सर। कि और सुरेंद्र सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय हम के बीच किए है सर। धन्यवाद। थैंक जी। यू सभी को, बहुत बहुत आभार। और स्पेशली थैंक्स टू दीपक सर कि हमारे बीच में सेतु बने, कड़ी बने। ऐसे ही जी सर, दीपक सर को हाँ, बच्चों को ये जो टाइम होता है, इस टाइम ऐसे चीजों को और डिस्कशन लाइफ में बहुत जरूरी है ना। इस एनर्जी को एक डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। तो सर को बहुत बहुत साधुवाद, दीपक सर को, और आपको इतने अच्छे मोटिवेटर और गाइड मतलब गाइड बोलता हूँ सर को, इतने अच्छे मोटिवेटर और गाइड मिले, आप सौभाग्यशाली हो। गवर्नमेंट कॉलेज खैर सर स्पेशली। और दीपक सर से एक यही उम्मीद है कि एक बार आपसे मिलवा दे हमको। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।